जी आइए और कंटिन्यू करें इसी के आगे। वेलकम बैक। ये बीच में ट्रिप कर गया था वीडियो, इसलिए दूसरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो बात कर रहे थे इस पर हम आर वैल्यू पर। तो डार्विन ने ये कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन में अनलिमिटेड डिज़ायर होती है अपनी संख्या को बढ़ाने की, और जब वो अपनी संख्या बढ़ा लेता है तो लिमिटेड रिसोर्स में उसको भोजन उपलब्ध कराना है, ये बड़ी दिक्कत का काम है। तो क्या होता है कि फिर इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन शुरू होता है, और इस मारा पीटी में जो सुपीरियर होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। उनको कहा जाता है दे आर मोस्ट फिट, और इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। तो इस अस्तित्व के संघर्ष में जो जीतते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करने की बात आती है। तो इस तरह से आर वैल्यू के आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सिलेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है आर सिलेक्शन, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट के आधार पर आर सिलेक्शन है, ये पहला। इसके बारे में आप जानिए, सवाल इस पर पूछा जाएगा। बहुत ही टेक्निकल टर्म है, आर सिलेक्शन है क्या चीज़, जानिए इसको। यहां पर ध्यान रहे कि जिन ऑर्गेनिज्म का जो है साइज छोटा होता है, जिनको कि नेचुरल रिसोर्स कम मात्रा में चाहिए, उनको अवसर ज़्यादा मिलता है रिप्रोड्यूस करने का, जो कम खाते हैं। ठीक है, इनकी इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कह रहे कि ऑर्गेनिज्म विद हाई वैल्यू ऑफ आर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ स्मॉल साइज। इट इज आर सिलेक्शन। कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तेज है, जो संतानें ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, तो इनकी संतानों की जो साइज होती है वो कैसी होती है, वो छोटी होती है। अब उदाहरण जैसे आप ले लीजिए मॉस्क्यूटो का, या दुनिया में जितने प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं ये सब बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, और ये माइक्रोफैगस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय माइक्रोफैगी? माइक्रो माने कम, फैगस माने खाने वाले, भोजन कम करने वाले होते हैं। तो इनको ज़्यादा फूड नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है, स्मॉल साइज़ के हैं, टाइनी साइज़ के हैं। फिर इनको भोजन कम चाहिए तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए इंसेक्ट्स को अगर आप देखें तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? जितने एनिमल हैं उन सब का 70% अकेले इंसेक्ट है। जितने एनिमल हैं इन सब का 70% अकेले कौन है? वो इंसेक्ट्स हैं। उसका कारण ये है कि उनकी साइज छोटी है, उनकी जो संतानें होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं, तो ये ज़्यादा संख्या में रिप्रोड्यूस करती हैं। तो जो जितनी ही छोटी साइज़ का संतान पैदा करेगा उसकी आर वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और इस नेचर में उनको सर्वाइव करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। इस प्रकार के सिलेक्शन को, नेचुरल सिलेक्शन को आर सिलेक्शन कहते हैं। आर सिलेक्शन इसी को कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे छोटे आकार के होते हैं, जिनको भोजन कम चाहिए, वो संख्या में ज़्यादा पैदा होते हैं, और प्रकृति भी, हमारा जो नेचर है, प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ेगी, इनका सर्वाइवल ज़्यादा होगा, और यही आगे बढ़ेंगे, इनका नेचुरल सिलेक्शन फास्ट होगा। इट इज़ नोन एज आर सिलेक्शन, राइट। आप जरा ध्यान दीजिए, दूसरा कौन सा है, उसको हम के सिलेक्शन कहते हैं। के सिलेक्शन क्या चीज़ होता है? के सिलेक्शन, व्हाट इज के सिलेक्शन? हियर के इज द कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम बात करें हाथियों की, इस दुनिया से डायनासोर क्यों चले गए?
विशालकाय थे, बहुत बड़े बड़े थे, भोजन बहुत चाहिए था, धरती ने कहा जाओ विदा कर देते हैं तुमको खाना ही नहीं देंगे, मर जाओ। बहुत खाते थे। ज़्यादा खाने वाला इस दुनिया में लंबा नहीं चलता, ध्यान रखेंगे आप। इसलिए बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या होता है? लंबा होता है, लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अरे हाथी का देखिए लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये लाइफ स्पैन का बॉडी साइज से कोई लेना देना नहीं है, ये आप पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्शन में। जैसे कि कौवा होता है और तोता होता है। अब कौवा जो होता है वो 10 से 15 साल जिंदा रह के मर जाता है, लेकिन जो तोता है उसी के आकार का है, उसी की साइज़ का है, लेकिन उसकी लाइफ 150 साल की है। तोता 150 साल जिंदा रहता है, राइट, लेकिन कौवा जो होता है वो 10 से 15 साल। इसलिए लाइफ स्पैन का बॉडी साइज से कोई लेना देना नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जानिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बड़े साइज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये लंबा चलते हैं, लेकिन ये कोई रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि बड़े साइज़ के हैं तो लंबा चलेंगे। यहाँ पर हम के वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जो बड़े साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेचर का रिसोर्स जो होता है उसका दोहन ज़्यादा करते हैं। हाथी खाना ज़्यादा खाता है, बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज्म भोजन ज़्यादा करते हैं, तो उनकी संतानें कितनी होती जरा गिनिए धरती पर। हाथियों को काउंट करेंगे आप तो कितने मिलेंगे, और इंसेक्ट्स को काउंट करेंगे तो आपके घर के अंदर पूरे संसार में जितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे उतने घर के अंदर मिल जाएंगे आपको, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बड़े साइज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके बच्चे बड़े आकार के होते हैं, जिनके ऑफस्प्रिंग्स बड़े साइज़ के होते हैं, वो भोजन ज़्यादा करते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होता है, इसलिए इनकी जो आर वैल्यू है वो कम होती है। ऐसे सिलेक्शन को के सिलेक्शन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं कि जो बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, इनके बच्चे भी बड़े आकार के होते हैं, तो फिर इनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होता है। तो के सिलेक्शन में जो आर वैल्यू होती है वो घटकर बहुत कम हो जाती है। तो इनमें जो आर वैल्यू होती है के सिलेक्शन वाले एनिमल्स की आर वैल्यू कम होती है, इनकी संतानें कम होती हैं, क्योंकि इनकी जो संतानें हैं उनका आकार कैसा है? बड़ा है, वो भोजन ज़्यादा करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा करते हैं। ऐसी कंडीशन में इस साइज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कम होता है। इंट्रिंसिक जो ग्रोथ रेट होता है, आर वैल्यू इनकी वो कम होती है, और इसी को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से एक है नॉर्वे रैट, मैन और फ्लोर बीटल। अब आर वैल्यू को अगर हम देखें कि ये 1 है, ये 2 है और ये तीसरा उदाहरण है, तो अगर आर वैल्यू हम यहाँ पर निकालें तो आर वैल्यू सबसे कम किसकी है? इससे कम, इससे ज़्यादा किसकी है? इससे ज़्यादा इसकी है 1, और इससे ज़्यादा किसकी है? 3 की। अब आप देखें तो जिसकी साइज सबसे छोटी है उसकी आर वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब साइज छोटी किसकी है? फ्लोर बीटल, इंसेक्ट होता है बहुत छोटा सा, घुन, जैसे घुन जिसको कहा जाता है, तो वो बहुत छोटा होता है, बमुश्किल 2 से 3 मिलीमीटर की साइज़ का होता है। अब वहीं पर नॉर्वे रैट की बात अगर हम करें तो ये क्या होता है? इससे बड़ी साइज़ का होता है। तो इसका आर वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो आर वैल्यू 0.015 है, और इसकी 0.015 है, 0.0205 है, 0.02 आ रहा, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मिल रहा है वो किसका है? 2 का है, नहीं 3 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और इस पर हो जाएगा 1, इस प्रकार है ना। तो अब यहाँ पर अगर ग्रोथ पैटर्न हम देखें रैट का, मैन का और इसका, तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ह्यूमन पॉपुलेशन की मिल रही है, ये नेचुरल पॉपुलेशन नहीं है, ध्यान रखिए, ये नेचुरल पॉपुलेशन नहीं है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था
लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्वे रेट की साइज़ कैसी है, बड़ी है, तो इसका ग्रोथ रेट कम है, और इसका ग्रोथ रेट क्या है, फ्लोर बीटल का ज़्यादा है। अब आप कहेंगे साहब मनुष्य तो नॉर्वे रेट से बड़ा होता है आकार में, तो इसका ग्रोथ रेट और कम होना चाहिए, लेकिन इसके कंपेरिजन में इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, यहाँ विचार करने की ज़रूरत है। बताओ क्या कारण है। ये नॉन नेचुरल पॉपुलेशन है, इसने अपने भोजन के लिए इंतजाम कर लिया। सबसे बड़ा सर्वाइवर इस धरती पर कौन है, मनुष्य। पहले हम रहेंगे, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म नहीं, सबका विनाश कर देंगे। वो कैसे हैं, अपने रहने के लिए जंगल काट डालेंगे, बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे, वैक्सीन बना लेंगे, तमाम प्रकार की दवाइयाँ कुत्तों के लिए, कुत्ते अपने लिए एंटीबायोटिक की खोज किए हैं क्या, हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने लिए दवाई का आविष्कार किए हैं, मनुष्य ने ऐसा किया है। हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को इम्प्रूव किया है, इसलिए हमने अपनी मॉर्टेलिटी रेट को रोका। हम जितना चाहें उतना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं, डार्विन महोदय ने कहा था कि अनलिमिटेड डिजायर ऑफ रिप्रोडक्शन ये सभी में होता है, लेकिन कर कितने पाते हैं इस पर निर्भर करता है उनके नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो मनुष्य कहता हमारे लिए कोई कमी नहीं है, दुनिया का सारा रिसोर्स पहले हम उसका दोहन कर लेंगे, बाकी सबको मिलेगा। तो इनसे फिर नाराज कौन होता है, नॉन नेचुरल पॉपुलेशन से ईश्वर नाराज हो जाता है। तो नाराज किससे हो रहा है, मनुष्य से, इंसेक्ट से और डॉग से, इन सबसे थोड़ा। वो तो बेचारे अगर नहीं चल पाएंगे आगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, उनको एक गंभीर बीमारी लगेगी। तो अगर आप कुत्तों का इलाज कराते हैं, अपने घर में पाले हुए हैं, तब वो भी बचा रहेगा, नहीं तो वो भी मर जाएगा जल्दी से। क्योंकि ह्यूमन ने अपने लिए बेटर स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया है, हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, अपने शेल्टर बना लिए, भोजन का इंतजाम कर लिया किसी भी तरीके से, तो ये जिंदा है, लंबा चल जाता है। तो यहाँ पर आर वैल्यू इसको नॉन नेचुरल पॉपुलेशन मानेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर वैल्यू साइज के अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा है। बात समझ गए होंगे आप लोग, कोई डाउट नहीं। तो आर वैल्यू में आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, ग्रोथ पैटर्न था, ग्रोथ कर्व था, ये सारा हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे सर्वाइवरशिप कर्व पर। किसकी बात करेंगे, जब पैदा हो गए तो कितने सर्वाइव करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पैटर्न और उसका सर्वाइवर देखने के लिए सर्वाइवरशिप कर्व स्टडी किया जाता है। बात करेंगे उस पर अभी। सर्वाइवरशिप कर्व की बात करते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व की बात करते हैं। यहां पर सर्वाइवरशिप कर्व क्या है, यह किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन शो करता है। एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन शो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। यहां पर आप ले लेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहां पर ले लेंगे टाइम। सर्वाइवरशिप कर्व, इसमें एक एक्सिस पर नंबर ऑफ सर्वाइवर लिया गया है, यहां पर नंबर लिखा गया, ऑर्गेनिज्म का मतलब सर्वाइवर, सर्वाइवर्स पर यूनिट टाइम यहां पर देखा जाएगा, ये है। अब सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है ये एक प्रकार का स्टडी होता है, किस चीज़ का, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन का कितना प्रतिशत जीवन जी लेता है, ये चीज़ होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बर्थ, दूसरा होता है मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी का मतलब ये है डेथ रेट है, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन
काल का कितना प्रतिशत जीवन जी लेता है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन मान लो 100 ईयर है, सपोज दैट। इस 100 साल में कोई भी मनुष्य ऐसा होता है जो केवल 10 साल में ही उसकी डेथ हो जाती है, कोई ऐसा होता है 50 साल में डेथ होती है, और कोई ऐसा होता है कि अपने जीवन का 100% जी लेता है। तो यहाँ पर एवरेज निकाला जाता है। क्या निकालते हैं? एवरेज लाइफ स्पैन का एवरेज जो लिविंग कंडीशन उसकी होती है कि कितना प्रतिशत अपने लाइफ स्पैन का कोई ऑर्गेनिज्म जी लेता है, तो इसकी एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है और पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ सर्वाइवर यहाँ पर दिखाया जाता है। एक निश्चित समय पर कितने सर्वाइवर जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर 3 कर्व है, कर्व 1, कर्व 2 और कर्व 3। इसमें से जो कर्व 1 है ये कॉन्वेक्स सर्वाइवलशिप कर्व है। इसमें क्या है कि मॉर्टेलिटी जो है इन अर्ली स्टेज इज वेरी लो, यानी कि जुवेनाइल स्टेज में रेट ऑफ मॉर्टेलिटी सबसे कम है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड लिव लॉन्गर, ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं और अपने लाइफ स्पैन का मैक्सिमम ड्यूरेशन पूरा करते हैं। ये कॉन्वेक्स कर्व होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम बिता लेता है, जी लेता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। और ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बेटरमेंट को मेंटेन किए रहते हैं, और ये केवल मनुष्य होता है, मनुष्य होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर किसका होगा? इस प्रकार का ग्रोथ कर्व मैन का होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन का सर्वाइवरशिप कर्व कैसा है, तो आपको लिखना है इट इज़ कॉन्वेक्स, राइट। नंबर 2 जो दिखाया गया है ये डायगोनल है। इस कर्व को डायगोनल कर्व बोलते हैं, नंबर 2 को। इसका एग्जाम्पल बर्ड्स हैं। यहां पर एवरेज देखने को मिलता है। मॉर्टेलिटी अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, इसलिए ये लगभग अपने लाइफ स्पैन का 50% जो है, इनकी 50% पॉपुलेशन अपने 50% लाइफ स्पैन को कवर कर पाती है। ठीक है, कितना? 50%, अबाउट 50% सर्वाइवर्स लिव 50% ऑफ देयर लाइफ स्पैन। अपने जीवन काल का लगभग 50% जीने वालों की संख्या कितनी होती है? लगभग 50% लोग होते हैं। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने जीवन का आधे से ज़्यादा जीवन जी लेती है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको डायगोनल कर्व कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं जो कॉनकेव है, तीसरा है ये कॉनकेव है। यहां पर जो तीसरा है इट इज कॉनकेव। कॉनकेव कर्व। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि मॉर्टेलिटी इन जुवेनाइल स्टेज इज वेरी लार्ज। मॉर्टेलिटी इन जुवेनाइल स्टेज इज वेरी लार्ज, अर्ली स्टेज में।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स होते हैं, पर्ल ओइस्टर, सीपी मोलस्क में होता है, ठीक है। 2.5 करोड़ तक अंडे बनते हैं, लेकिन 1 या 2 जिंदा रहते हैं, सब मर जाते हैं। तो यहाँ पर मॉर्टेलिटी अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें टाइम, अगर हम देखें कि ये मान लो कि 20% अपने लाइफ स्पैन का कवर करने वालों की संख्या कितनी है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर अपने जीवन का 80% टाइम पूरा करने वालों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, देखिए ये है। अपने जीवन का 80% पूरा करने वालों की संख्या कितनी है, देखिए ये आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जीवन काल अपना पूरा करने वाली कौन सी पॉपुलेशन है, ह्यूमन की है। और यहाँ मॉर्टेलिटी सबसे कम, देखो यहाँ के बाद अब जो 80% पहुँच रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, बहुत छोटे सी संख्या में है ये देखिए, जो 80% तक पहुँच रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, बहुत कम। 80% तक पहुँचने वालों की बर्ड की संख्या कितनी है, इतनी है। और 80% तक पहुँचने वाले ह्यूमन पॉपुलेशन की संख्या इतनी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है, जो लाइफ स्पैन अपना जी लेने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, उनमें जो अपने स्वास्थ्य का विशेष अरेंजमेंट कर लेते हैं, दवाइयाँ विकसित हो गई, हॉस्पिटल बना लिया। तो इनमें बच्चों में देखिए, कोई भी बच्चा हॉस्पिटल में मरने ना पाए। गांव में महिला प्रेग्नेंट होती है तो गांव में जो आशा बहू होती है उसकी इन्फॉर्मेशन देती हैं, उनको लाकर हॉस्पिटल में बेटरमेंट के लिए उनको अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, आयरन के टेबलेट्स और भोजन का इंतजाम किया जाता है ताकि बच्चे में मैल न्यूट्रिशन ना हो। सभी को टीका लगने का अरेंजमेंट हो रहा है। तो कितने जानवरों को वैक्सीन लगता है और मनुष्य अपने लिए इंतजाम कर रहा है, क्योंकि उसको रहना लंबा। तो इस प्रकार से ये कर्व है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जुवेनाइल हैं, ये यंग हैं और ये ओल्ड एज। ओल्ड एज वाले जो है ह्यूमन पॉपुलेशन देखिए आप मैक्सिमम है, और यहाँ तक आते आते ये ख़त्म हो जाते हैं, ये यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्वाइवरशिप कर्व। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो कॉन्वेक्स जो होता है ह्यूमन पॉपुलेशन है, कॉनकेव जो होता है ये पर्ल ओइस्टर में होता है और सारे प्लांट्स होते हैं, और स्ट्रेट जो है क्या नाम है डायगोनल जो है ये बर्ड का होता है, राइट। आइए और इस लेक्चर के लास्ट में हम समझते हैं एज पिरामिड, जो कि अंतिम डिस्कशन हम पॉपुलेशन का कर रहे हैं, राइट। एज पिरामिड, एज पिरामिड पर बात कर लें। पॉपुलेशन में 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनमें से एक ग्रुप होता है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये प्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं ये जुवेनाइल्स होते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं। ये जुवेनाइल हैं, दीज आर जुवेनाइल। एडल्ट होते हैं। ये ओल्ड एज होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन में 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनकी संख्या को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, एज पिरामिड क्या काम करता है?
ये है, कह रहे हैं कि एज पिरामिड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी पॉपुलेशन इन ग्राफिकल फॉर्म। अब इसमें पिरामिड का जो बेस होता है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप होता है, और बीच में जो होते हैं वो ओल्ड एज क्या नाम है एडल्ट होते हैं, और टॉप पर जो है ओल्ड होते हैं। तो इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 3 प्रकार का एज पिरामिड होता है। इस तरह के 3 हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 एज पिरामिड यहां दिखाए गए हैं। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। इस तरह से टॉप पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ओल्ड एज पर्सन रखे गए हैं, इनका नंबर है। रिप्रोडक्टिव की संख्या बीच में दिखाई गई है, और जो सेक्सुअली इमेच्योर जुवेनाइल फॉर्म में है इनकी संख्या जो है वो नीचे दिखाई गई है बेस पर। इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा है तो जुवेनाइल जो हैं ये आगे चलकर बड़े होंगे, फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ओल्ड एज के जो लोग हैं इनकी संख्या कम है, तो पॉपुलेशन हमेशा क्या है? ये कौन सी पॉपुलेशन है? ये पॉपुलेशन बच्चों वाली है, मतलब कि यहाँ बच्चे संख्या में ज़्यादा हैं। उनसे कम कौन है? इनको पैदा करने वाले, और ना पैदा करने वाले बहुत कम हैं। तो पॉपुलेशन बूढ़ी नहीं है, ये जवान भी पॉपुलेशन नहीं है, ये इमेच्योर पॉपुलेशन है। इनकी संख्या ज़्यादा है, यही बच्चे बड़े होकर एडल्ट होंगे, फिर वो रिप्रोड्यूस करके संतान पैदा करेंगे। तो ये पॉपुलेशन कभी भी देश की पॉपुलेशन कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। राइट। अब दूसरा देखेंगे, ये जो दोनों ग्रुप है, प्रथम 2 जो स्टेज है वो लगभग बराबर हैं। पैदा करने वाले और पैदा हुए बच्चे ये दोनों लगभग बराबर हैं, बूढ़ों की संख्या कम है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये स्टैटिक हो जाएगी, मतलब कि ना इसमें ग्रोथ होगी ज़्यादा, संख्या भी नहीं बढ़ेगी और ना संख्या कम होगी, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। बैलेंस्ड, स्टेबलाइज्ड या बैलेंस्ड एज पिरामिड कहा जाएगा इसको। ठीक। और तीसरा जो दिखाया गया है इसमें क्या हो रहा है कि पैदा होने वाले कम हैं, पैदा करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन आगे चल करके फिर क्या होगा? ये पैदा करने वाले पैदा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों की संख्या कम रहेगी, और ये आगे चलकर बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब मर जाएंगे, फिर बच्चों की संख्या कम रहेगी तो पॉपुलेशन घटेगी। जिस पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या कम होती है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है। इसलिए एज पिरामिड कैसा होगा? ये डिक्लाइनिंग मोड का होगा। तो ये डिक्लाइनिंग है, ये स्टेबल है, और ये कौन सा है? प्रोग्रेसिव है। नोट कर लेंगे, इसमें पहला जो है प्रोग्रेसिव है, दूसरा जो है स्टेबलाइज्ड है, बैलेंस्ड है, और ये वाला डिक्लाइनिंग है। तो जिस पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या कम होगी, धीरे धीरे ये बच्चे आगे चलकर एडल्ट होंगे, लेकिन इनकी संख्या कम है, और बूढ़ों की संख्या धीरे धीरे बढ़ करके बाद में उनकी डेथ हो जाएगी, तो ये पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। राइट। 3 प्रकार के हैं। इस तरह से पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में सारी चीज़ें हमने देख लिया है। बाकी पॉपुलेशन का और डिटेल जो होगा हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्शन किस प्रकार का होता है, ये हम अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। राइट।